हाँ जी, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम अपना ऑडिट का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं और आज की क्लास में हम कवर करेंगे एनबीएफसीज, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी सर होता क्या? छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही आराम से जल्दी से कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। एनबीएफसी सर होता क्या? बैंक तो सुना है, बैंक तो बस जो कंपनीज बैंक नहीं है पर बैंकिंग जैसे काम करती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनको हम बोलते हैं एनबीएफसी। सर बैंक में तो हम जाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, पैसा निकलवाते हैं, यही सारे काम एनबीएफसी भी करती है। लेकिन एनबीएफसी जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। आप जब मर्जी जाके पैसा जमा करा दो, जब मर्जी जाके पैसा निकलवा लो, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। आप चेक इशू कर दो, ये सब चीजें नहीं होती हैं। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। आगे आएंगे डिफरेंस क्या है सर बैंक में और एनबीएफसी में। एनबीएफसी की डेफिनेशन जरा देखते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी, सेक्शन 45 IF ऑफ आरबीआई एक्ट 1997 डिफाइंस एनबीएफसी क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है। सर मतलब कि एक कंपनी होना मैंडेटरी है। फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी विच हैज एज इट्स प्रिंसिपल बिजनेस द रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स, जिसका मेन काम है पैसे लेना, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम अरेंजमेंट और इन एनी अदर मैनर, और लेंडिंग इन एनी अदर मैनर, पैसे लेना और पैसे देना, जिसका मेन काम क्या है? रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट्स और लेंडिंग इन एनी मैनर। Such other NBFC, such other non-banking institution or class of such institution as RBI may, with the previous approval of central government and by notification in official gazette, specify। कोई भी और इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ स्पेसिफाई कर देगा ऑफिशियल गजट में कि सर ये आज से एनबीएफसी है, तो उसको भी हम एनबीएफसी मान लेंगे। अभी के लिए हमने क्या पढ़ा? एनबीएफसी एक इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है और जिसका मेन काम क्या है? पैसे लेना और पैसे देना। सही है। अ कंपनी विल बी ट्रीटेड एज एनबीएफसी, जब एक कंपनी को हम एनबीएफसी कब मानेंगे? जब उसकी इनकम, उसकी एसेट्स, दोनों ही चीजें मोर देन 50% आ रही होंगी फाइनेंशियल एसेट से। कंपनीज फाइनेंशियल एसेट्स constitute more than 50% of its total assets netted off by intangible assets। सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं सर? ये आप लोग पढ़ के नहीं आए अपने एफआर की क्लास में? पढ़ के नहीं आए? फाइनेंशियल एसेट्स वो होती हैं जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करती है, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे कि कंपनी का स्टॉक्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बस एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी और चीज से। कंपनी का स्टॉक वैल्यू डिराइव करता है कंपनी के बिजनेस से, गवर्नमेंट का स्टॉक वैल्यू डिराइव करता है गवर्नमेंट के पास जो गोल्ड रिजर्व्स रखे हैं उससे। तो फाइनेंशियल एसेट्स जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है बट वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी और चीज से, इस तरह के एसेट्स को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। और जब एक कंपनी की फाइनेंशियल एसेट्स उसकी टोटल एसेट्स का मोर देन 50%, नॉट इक्वल टू, मोर देन 50% होगी, तो हम उसको एनबीएफसी कंसीडर करेंगे। और इनकम भी फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स शुड बी मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। यानी कि सर जब उसकी एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स होंगी, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम होगी, तो हम उसको बोलेंगे एनबीएफसी। इसको हम 50-50 टेस्ट बोलते हैं, आईसीआई इसको 50-50 टेस्ट बोलते हैं, बट बेटर ये है कि तुम इसको मोर देन 50-50 टेस्ट बोलो। दोनों चीजें मोर देन होनी चाहिए ताकि तुम्हें याद है। तो तुम क्या बोलोगे? जब ये मोर देन 50-50 टेस्ट को पास कर जाएगी, मोर देन 50-50 टेस्ट को पास कर जाएगी, तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे कि सर ये एनबीएफसी है। अ कंपनी विच फुलफिल बोथ दीज क्राइटेरिया shall qualify as an NBFC and would required to be registered as NBFC by RBI। उस कंपनी को हम NBFC बोलेंगे और अब उसके ऊपर RBI से सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लेने की
नीड हो जाएगी, मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आरबीआई के अंदर एज एनबीएफसी। सही है। फिर वो कह रहा है कि भैया कोई भी एनबीएफसी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, कैरी ऑन नहीं कर सकती एज एन एनबीएफसी अनलेस उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लिया हो आरबीआई से, प्लस हैविंग नेट ओन्ड फंड, उसके पास नेट ओन्ड फंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर? 10 करोड़ का। सर यहाँ पर तो कुछ और लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है कि उसके पास नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 25 लाख से लेके 100 करोड़ रुपए तक, जितना भी ऑफिशियल गेजेट में स्पेसिफाइड हो। ऑफिशियल गेजेट में कितना स्पेसिफाइड है? 10 करोड़। तो उसके पास नेट ओन फंड होना चाहिए 10 करोड़ का। पहले ये 2 करोड़ हुआ करता था और आज के टाइम में भी ये 2 करोड़ है कुछ कुछ एनबीएफसीज के लिए। वो वाली एनबीएफसीज कहां गई? कहां गई वो वाली एनबीएफसीज? कुछ कुछ एनबीएफसी, ये देखो, एनबीएफसी P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग, एनबीएफसी AA and NBFCs with no public funds and no customer interface, the NOC shall continue to be INR 2 करोड़। इन सभी NBFCs के लिए आपका नेट ओन फंड 2 करोड़ होगा तो भी चलेगा। सही। बाकी सभी NBFCs के लिए आपका नेट ओन फंड होना चाहिए 10 करोड़। इन 3 NBFCs के लिए आपका नेट ओन फंड 2 करोड़ होगा तो भी चलेगा, हम आपको NBFC में मान लेंगे। सही है जी। एनबीएफसी AA क्या था? अकाउंट एग्रीगेटर। मैं वही तो कहूँ, कहाँ गया, मेरे को मिल नहीं रहा, लिखा तो था, आगे लिखा हुआ है अकाउंट एग्रीगेटर। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आगे लिखा हुआ है। ये क्या है? पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होती है? जब एक एनबीएफसी खुद लोन नहीं देती। आपको पता है 12% क्लब करके चल रहा है, ऐप अश्नीर ग्रोवर ने बनाई थी 12% क्लब। उसमें क्या होता है कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, कोई और फलाना बंदा रजिस्ट्रेशन करेगा। अब मैं किसी को भी लोन दे सकता हूँ, कोई और फलाना बंदा भी लोन ले सकता है। मैं ऐप पे डालूं कि भैया मेरे को लोन चाहिए, 12% इंटरेस्ट रेट में देने को तैयार है। सामने वाला बंदा कहता है कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे 12% रिटर्न चाहिए, तो वो बंदा मुझे लोन दे देगा। अब हम एक दूसरे को नहीं जानते कौन किसको लोन दे रहा है। एनबीएफसी ने कुछ नहीं किया, एक बंदा आया दूसरे बंदे को लोन दे रहा है। एनबीएफसी जस्ट एक्टिंग एज एग्रीगेटर, तो उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। अगर एक एनबीएफसी ऐसा का काम कर रही है, एनबीएफसी ने खुद तो कुछ किया ही नहीं, खुद तो पैसा जमा किया ही नहीं, अपनी तो गारंटी दी ही नहीं, सामने वाला बंदा किसी तीसरे बंदे को लोन दे रहा है, उसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। ठीक है जी। इस तरह के एनबीएफसी को पीयर टू पीयर लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर और विद नो पब्लिक फंड्स, नो कस्टमर इंटरफेस, तो उनको हम नेट ऑन फंड अगर 2 करोड़ भी है उनके पास तो हम उनको मान लेंगे कि भैया ठीक है तुम एनबीएफसी हो। ये जो ब्लू में लिख रखा है ये करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये पढ़ लो। टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, एनबीएफसीज तरह तरह की होती हैं। एनबीएफसी आईसीसी, इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस करती है। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। आओ एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूं, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि एनबीएफसी 2 तरह की होती है। डिपॉजिट टेकिंग जो लोगों से पैसा लेती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है जी। नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी फिर फर्दर 2 तरह की होती है, सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट। अब डिपॉजिट टेकिंग को हम डी बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं एनडी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। फिर इसको बोल देते हैं एसआई और इसको बोल देते हैं एनएसआई। तो अब आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई। इसका क्या मतलब है? एनबीएफसी विच इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। सर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग तो समझ में आ गया, जिसका जो डिपॉजिट लेती है पब्लिक से वर्सेस जो डिपॉजिट नहीं लेती। सर ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है?
देखो जब एक एनबीएफसी बड़ी हो जाती है, एक एनबीएफसी बड़ी हो जाती है, लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक सेकेंड ना, जब एक एनबीएफसी की एसेट्स 500 करोड़ एक एनबीएफसी इज कंसिडर्ड टू बी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इफ इट्स टोटल एसेट आर 500 करोड़ और मोर एज पर इट्स लास्ट बैलेंस शीट, और RBI also consider non-deposit taking NBFCs to be systemically important if their total asset are 100 crore or more as per their audited balance sheet। यानी कि एसेट का क्राइटेरिया है, अगर इनकी एसेट्स एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर रहेंगी तो हम इसको सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बोलेंगे, अगर उस पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे रहेगी तो हम इसको नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बोलेंगे। ठीक है जी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स बनाने के लिए, इनके लिए पैसा देती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे छोटे लोगों को लोन देती है, जो किसान हो गया, घर सिलाई मशीन का काम करना चाहती है कोई गांव की औरत, उसको पैसा देती है, जो छोटे छोटे लोगों को पैसा देती है, छोटे छोटे अमाउंट में पैसा देती है। फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, मॉर्गेज गारंटी, ये सब एनबीएफसी के तरह तरह के टाइप है। ऑल एनबीएफसीज आर ईदर डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। अगर वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो एनडी इज सफिक्स्ड टू देयर नेम, हम लिखते हैं एनबीएफसी एनडी, यानी कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है। अब ऐसा नहीं है सर कि हर कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना ही है आरबीआई से। कुछ कंपनीज ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से मुक्त हैं, कुछ कंपनीज एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। कौन सी कंपनीज? वो वाली कंपनीज जिन पे कोई और रेगुलेटर ध्यान दे रहा है, कोई और रेगुलेटर पहले से नजर रखे हुए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि भैया ड्यूअल रजिस्ट्रेशन ना हो, तो हमने कहा कि भैया तुमको अलाउड है, तुम छोड़ दो। जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनएचबी इसको देखता है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज इसको सेबी देखता है, स्टॉक एक्सचेंजेस इनको सेबी देखता है, कंपनीज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग, सब ब्रोकिंग इनको भी सेबी देखता है, वेंचर कैपिटल फंड इनको भी सेबी देखता है, इंश्योरेंस कंपनीज को आईआईडीआई देखता है, निधि कंपनी एमसीए देखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। तो इनके लिए ड्यूअल रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है आरबीआई से, इनको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया। स्पेसिफाइड माइक्रो फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। सर क्या ये याद करना है? रीड ओनली कर लो यार, मेरे को लगता नहीं कि ऐसे को ये पूछना चाहिए, पूछ लिया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, बाकी चांसेस कम है। ठीक है। फिर है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो सिर्फ इन्वेस्ट करती है, जिसका मेन पर्पस है इन्वेस्ट करने का। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज विद एसेट साइज ऑफ लेस देन 100 करोड़ एंड दोज विद एसेट साइज ऑफ मोर देन 100 करोड़ बट नॉट एक्सेसिंग पब्लिक फंड, जो पब्लिक का पैसा नहीं ले रही है। अगर कंपनी पब्लिक का पैसा ले रही है लेकिन अभी वो छोटी है, 100 करोड़ तक का ही उसका एसेट साइज है, तो उसको एग्जेम्प्ट है, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अगर उसका एसेट साइज 100 करोड़ से अबव है और वो पब्लिक का पैसा नहीं ले रही, कोई प्राइवेट आदमी का पैसा है, तो भी वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ आरबीआई। ठीक है जी। फिर देखिए वो बता रहे कि ना 4 लेयर्स होती हैं एनबीएफसी की। सबसे पहले होती है बेस लेयर। बेस लेयर यानी कि छोटी एनबीएफसी जो कम जिन पे हम कम ध्यान दे सकते हैं। बेस लेयर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिसमें रिस्क कम है ना, बिलो द एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़। एनबीएफसी अंडरटेकिंग द फॉलोइंग P2P वाली, अकाउंट एग्रीगेटर वाली, फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी और जो पब्लिक का पैसा नहीं ले रही, इन एनबीएफसीज को हम बोलेंगे बेस लेयर। इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है। फिर मिडिल लेयर, इसमें आती है कि सारी डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, चाहे उसका एसेट साइज कुछ भी हो, जो पब्लिक से पैसा लेती है वो मिडिल लेयर में आएगी। ठीक है। जो नहीं लेती लेकिन उसका एसेट साइज 1000 करोड़ है उससे ज्यादा है, तो वो भी मिडिल लेयर में आएगी। और ये वाली एनबीएफसी जो ये फलाने काम दे रही है, जैसे कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, ये सारी आ जाएंगी मिडिल लेयर में। अपर लेयर में आरबीआई ने कुछ एनबीएफसी को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया है। टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी इन टर्म ऑफ देयर एसेट साइज शैल ऑलवेज रिजाइड इन द अपर लेयर। कुछ एनबीएफसी को आरबीआई ने स्पेसिफिकली असाइड करा है कि भैया तुम अपर लेयर में आएगी, कुछ टाइप ऑफ एनबीएफसी को।
ठीक है, वो आपके सिलेबस में नाम नहीं है तो आप मत सोचो कौन है। प्लस टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज, जो एनबीएफसीज टॉप 10 में है जिनका एसेट साइज सबसे ज्यादा है उसको हम अपर लेयर में रखेंगे, ठीक है। एंड टॉप लेयर खाली रहेगी। अभी तक आरबीआई ने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आरबीआई डाल सकता है अगर उसको लगता है कि भैया पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क में कुछ ज्यादा चीजें इंक्रीज हो गई, रिस्क ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो वो उसको अपर लेयर में भी डाल सकता है। फिर ये सेम वही वाली बातें, टॉप लेयर बॉटम लेयर, ये बेस लेयर है ना, और ये मिडल लेयर अपर लेयर, इसको तुम छोड़ दो। फिर है डिफरेंस बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसीज। एनबीएफसी और बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है? एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी भी लेके कभी भी देने वाला डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कुछ एनबीएफसी टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि एफडी, जो एक टर्म के लिए फिक्स रह जाता है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, आप चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते, है ना। एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट डीआईसीजीसी इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं और वो बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस ऑलरेडी मिला होता है। जिस दिन आप बैंक में खाते खुलाते हैं आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। ये डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का। ये एनबीएफसी वाले लोगों को नहीं मिलता है। और एनबीएफसी को कोई प्रायोरिटी सेक्टर को मिनिमम एक्सपोजर देने की जरूरत नहीं है, यानी कि किसान हो गया या फिर ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसको हम आरबीआई ने प्राइमरी सेक्टर बोल रखा है, प्रायोरिटी सेक्टर बोल रखा है। बैंक्स को उनको लोन देना ही देना पड़ता है, अपना टारगेट पूरा करना ही करना पड़ता है। एनबीएफसी के ऊपर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं सर? ये होते हैं कि हम थोड़ा प्रूडेंट होकर चले, थोड़ा सेफ रह के चले। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में सबसे पहले आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि एक एनबीएफसी को कितनी कैपिटल मेंटेन करके रखनी चाहिए। इट विल मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टियर 1 एंड टियर 2 कैपिटल। टियर 1 टियर 2 कैपिटल क्या होता है? बस आप इतना समझिए कि टियर 1 जो कैपिटल होती है ना, टियर 1 कैपिटल ज्यादा लिक्विड होती टियर 2 के कंपैरेटिव। जैसे उसमें ज्यादा कैश आएगा, ज्यादा बैंक में लगा हुआ पैसा आएगा, तो इस तरह की चीजें आती हैं जो ज्यादा लिक्विड होती हैं, जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं। और टियर 2 में थोड़ी कम लिक्विड आती है उसमें भी लिक्विड है। तो इन दोनों में मिला के टियर 1 और टियर 2 कैपिटल में आपकी 15% होनी चाहिए, 15% से कम नहीं होनी चाहिए आपकी टियर 1 और टियर 2 कैपिटल ऑफ इट्स एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम। आपकी रिस्क वेटेड एसेट्स का एटलीस्ट 15% होनी चाहिए आपकी टियर 1 और टियर 2 कैपिटल। सर रिस्क वेटेड एसेट क्या होते हैं? आरबीआई ने हर एक एसेट को एक रिस्क असाइन किया है कि भैया ये एसेट इतनी रिस्की है, ये एसेट बहुत कम रिस्की है, ये एसेट ज्यादा रिस्की है, तो इस पे इतना इतना वेट देना आपको। आगे आपके उसमें टेबल भी है, ये देखो, ये है रिस्क वेटेड एसेट, वेटेड रिस्क एसेट। कैश और बैंक जीरो रिस्की है तो आप इसको जीरो रिस्क वेटेड मानो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ये बोलते हैं पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स में, बैंक्स में 20% रिस्क है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी में 0 रिस्क है, इस तरह से इसमें 100% रिस्क है। तो इन सारी चीजों में रिस्क है, कुछ चीजों में रिस्क नहीं है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे अपनी एसेट का अमाउंट, कैश इंटू 0, या फिर पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स मान लो आपके पास 1 करोड़ के, इंटू 20 यानी कि 20 लाख, तो 20 लाख आपकी रिस्क वेटेड एसेट हो गई। उसका 15% आपका पास होना चाहिए टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल, और उसमें से भी टियर 1 आपके पास 10% से कम नहीं होना चाहिए। यही 10% 12% बन जाएगा अगर आपकी एनबीएफसी प्राइमरली गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लेंड करती है। आपने सुना नहीं वो आती थी एड, जब घर में पड़ा हो सोना तब का है कोरोना। तो मन्नपुरम गोल्ड फाइनेंस, मुथूट गोल्ड फाइनेंस, ये सब क्या है? एनबीएफसी के जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, इन तरह की एनबीएफसी को अपनी टियर 1 कैपिटल एटलीस्ट 12% मेंटेन करके रखनी चाहिए अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट्स। सही है? हम कब मानेंगे सर कि वो गोल्ड के अगेंस्ट ज्वेलरी करती है? जब मेजरली यानी कि 50% और मोर उनकी फाइनेंशियल एसेट्स के लोन्स गोल्ड के अगेंस्ट दिए होंगे, तो हम मानेंगे कि वो इस कैटेगरी में कवर हो जाती हैं। सही है? फिर ये टेबल है, ये आपको याद करनी है। 100 वाले बहुत सारे, उनको सीधा अदर्स में डाल देना। 0 और 20 वाले को याद कर लेना। 20 वाले सिर्फ 2 ही हैं, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी क्लेम्स विच हैव
not remained in default which are default for a period of more than 90 days. स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी क्लेम्स अगर डिफॉल्ट हो जाते अप टू 90 डेज, हम उस पर 20% रिस्क असाइन करेंगे कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को बाद में पैसा दे दे। अगर उससे ऊपर हो गई तो फिर तो हम 100% कर देंगे, 20% करेंगे अप टू 90 डेज। ठीक है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और गवर्नमेंट कहीं भी आ जाए गवर्नमेंट तो 0 रहेगा। और एक और है 20 वाला, ये बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें आप 20 करोगे, बाकी सब में या तो 0 है या तो 100 है। आप सिर्फ 0 वाले याद कर लीजिएगा और 20 वाले याद कर लीजिएगा, 100 को आप बाकी फिर कोई भी आप उसमें 100 डाल देना। सही है। फिर ये बोलते हैं कि भैया एसेट कैसे क्लासिफाई करते हो। हर एक एनबीएफसी अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करती है स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स में। स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है? जिसका रीपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, ना ही प्रिंसिपल की पेमेंट में, ना ही इंटरेस्ट की पेमेंट में, और जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आ रही। सब स्टैंडर्ड क्या होती है? एक एसेट जिसको हमने एनपीए क्लासिफाई कर दिया फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स। इसका चार्ट बनवा देता हूं मैं तुम्हें, देखो जी। एक एसेट है वो टाइम टू टाइम पेमेंट दे रही है, एक लोन है जो टाइम टू टाइम रीपेमेंट दे रहा है, उससे हमें कोई समस्या नहीं है, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। 6 महीने तक अपनी ड्यू डेट से उसने अगर लोन नहीं दिया तो फिर वो बन जाता है एनपीए विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सही। अब 6 महीने तक उसने पैसा नहीं दिया, अब हम इसको डाल देंगे एनपीए में और यहां से ये बन जाएगी सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट यहां से लेके 18 महीने तक ये रहेगी सब स्टैंडर्ड एसेट। और उसके बाद ये बन जाएगी डाउटफुल एसेट। सही। 18 महीने तक भी उसने पैसे नहीं दिए तो ये बन जाएगी डाउटफुल एसेट, और फिर वो बन जाएगी लॉस एसेट। लॉस एसेट कब बन जाएगी? जब आप डिटरमाइन कर लोगे कि भैया अब इससे हमको पैसा नहीं आना है। देखिए जी, पढ़े एक बारी। सब स्टैंडर्ड एसेट shall mean an asset in which has been classified as non-performing asset for a period not exceeding 18 months। अगर हमने उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया, एनपीए कब क्लासिफाई करेंगे? जब वो 6 महीने तक कोई पेमेंट नहीं देती है। ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स। अगर 18 महीने हो गए हैं एनपीए बने हुए, 18 महीने नहीं हुए हैं तो हम उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स स्टिपुलेटेड इन द सब क्लास शैल नॉट एक्सीड 12 मंथ्स। Thereafter for NBFC systemically important non deposit taking company and deposit taking company। ये देखिए जी, ये दो जो पब्लिक से पैसा लेती है, जो पब्लिक से पैसा नहीं भी लेती है लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ी है, इन दोनों में रिस्क ज्यादा है। इन दोनों में रिस्क ज्यादा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लोगों का पैसा डूब सकता है, रिस्क ज्यादा है। तो इनके लिए ये बोलता है कि 18 महीने के पीरियड को हम 12 महीने कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर इसने 12 महीने तक पैसा हमारा नहीं दिया है तो हम इसको सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल में डाल दें। कौन सी वाली एनबीएफसी? ये वाली एनबीएफसी जिसमें रिस्क ज्यादा। बात समझ में आई? जिसमें रिस्क ज्यादा। ठीक है जी। फिर डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट टर्म लोन, लीज, हायर परचेज, एनी अदर एसेट which remains a substandard for a period exceeding 18 मंथ, जिसको 18 महीने से ज्यादा हो गए या 12 महीने से ज्यादा हो गए, उसको हम बोल देंगे डाउटफुल एसेट। फिर लॉस एसेट, an asset which has been identified as a loss asset by the NBFC, its internal या external auditor or by the bank during the inspection of applicable NBFC। बैंक कौन सा बैंक? आरबीआई। या तो इंटरनल या तो एनबीएफसी ने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया इससे पैसा नहीं मिले,
या तो इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर ने बता दिया कि भैया तुमको इससे पैसा नहीं मिलेगा, इसको लॉस एसेट में डालो, या फिर आरबीआई ने अपने इंस्पेक्शन के टाइम पे बता दिया कि भैया इससे पैसा नहीं मिलेगा, टू द एक्सटेंट इट इज नॉट रिटन ऑफ बाय द एप्लीकेबल एनबीएफसी। अगर उसने कुछ पहले ही राइट ऑफ कर दिया है तो उसको हटा दो, जितना राइट ऑफ नहीं करा उसको हम लॉस एसेट डालेंगे। हम ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं सर, हम इनको सब स्टैंडर्ड में क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं, हम प्रोविजन बनाना चाहते हैं। लॉस एसेट का हम 100% प्रोविजन बनाएंगे, डाउटफुल का हम 100% प्रोविजन बनाएंगे अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि अनसिक्योर्ड। और अगर सिक्योर्ड है तो फिर हम ईयर्स के हिसाब से प्रोविजन बनाएंगे। 1 साल तक डाउटफुल है, सिक्योर्ड है तो 20%, 1 से 3 साल 30%, 3 साल से ज्यादा 50%। सब स्टैंडर्ड है तो हम 10% प्रोविजन बनाएंगे। और स्टैंडर्ड है यानी कि जो पैसा दे ही रहा है तो उसमें प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल हम बनाएंगे 0.40%, छोटू सा प्रोविजन हम बना लेंगे। और यही 0.40% 0.25 हो जाएगा किन केस में, उन केसेस में जहां पर रिस्क ज्यादा है, डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वाली एनबीएफसी के केस में। सही है जी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए क्या होता है सर, मैंने आपको बताया कि जो 6 महीने हो गए उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, उसका प्रिंसिपल नहीं मिल रहा है ना, डिमांड और कॉल लोन कुछ भी जो भी 6 महीने से ज्यादा ओवरड्यू है उसको हम एनपीए बोल देंगे। सही है जी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोविजनिंग याद कर लेना है ना। और इसमें भी पूरी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जितना मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं उस तरह से याद कर लेना। अब सर ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर जाएगा एनबीएफसी में, क्या क्या चीजें चेक करेगा। सबसे पहले चेक करेगा उसका बिजनेस समझेगा, बिजनेस के बारे में देखेगा कि बिजनेस सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल देखेगा, फिर क्या देखेगा, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एनबीएफसी का, रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है ना। उसके बाद और 2-4 चीजें देखेगा, प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखेगा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स कौन से सर, अभी यही वाले कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए है ना, और प्रोविजन कितना बना होना चाहिए, ये सारी चीजें। देखो जी बिजनेस में क्या देखेगा, सबसे पहले एमओए एओए देखेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कि भैया एनबीएफसी में जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो चीजें बोल रखी है वो ही कर रही है ना, कुछ और तो नहीं कर रही। ठीक है। बिजनेस पॉलिसीज को स्टडी करेगा, फिर मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेगा, बोर्ड मिनट्स देखेगा, कमेटी की मीटिंग्स देखेगा, डिस्कशन जो भी हुई टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ वो देखेगा, और देखेगा कि भैया अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ एनबीएफसी का जो काम था उसी तरह से बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है ना। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स देखेगा, वो देखेगा कि देखो पहली बात तो कह रहे हैं कि मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, एनबीएफसी की, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग एंड एडिक्वेट अकाउंटिंग सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग वेरियस इंटरनल कंट्रोल वेस्ट विद द मैनेजमेंट। Sound internal control system would enable an organization to plug loophole in its working, particularly detection of fraud and timely decision making. तो ऑडिटर देखेगा कि भैया इफेक्टिवनेस कितनी है उनके सिस्टम ऑफ रिकवरी की। एनबीएफसी का काम क्या है, पैसा लेना और पैसा देना, पैसा देगी तो रिकवर भी तो करेगी ना, तो उनका इफेक्टिवनेस कितना है सिस्टम का रिकवरी का, कि भैया वो टाइमली रिकवरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आखिर में पैसा तो वहीं से बनेगा ना। He should ascertain whether the NBFC has an effective system of periodical review of advances in place which would facilitate effective monitoring and follow-up, कि क्या उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है जिससे कि रिव्यू करते रहे कि भैया हमने किस किस को कितना टाइम हो गया पैसा दिया हुआ है, इन फलानी पार्टी को, इन 500 पार्टी को हमने इतने टाइम से पैसा दिया हुआ है, ताकि वो लोग उनसे टाइमली फॉलोअप ले पाए और टाइमली अपना पैसा रिकवर कर पाए। सही है जी। अगर इस तरह का पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम नहीं है तो उससे स्टिकी एडवांसेस जो पैसा नहीं दे रहे हैं बढ़ सकते हैं, जिससे कि एनबीएफसी को बहुत सारे एनपीएस का सामना करना पड़ सकता है, एनबीएफसी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। फिर जी रजिस्ट्रेशन विद आईए, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, सेक्शन 45 आईए कहता है कि भैया एनबीएफसी जिसकी भी 2 करोड़ की उसको है नेट ऑन फंड, जिसके 10 करोड़ है उसको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। प्लस जो हमने ऊपर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि भैया हमने क्या रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी, एनबीएफसी को रजिस्टर कराने की क्या रिक्वायरमेंट्स पड़ी थी, देखो जिसकी फाइनेंस मोर देन 50-50 टेस्ट, मोर देन 50-50 टेस्ट, प्लस उसके नेट ऑन फंड्स होने चाहिए 10 करोड़। ये 2 करोड़ वाली बात कह रहा है कुछ कुछ एनबीएफसी के लिए जो हमने पढ़ी थी ना, तो अभी 10 करोड़ है, पहले 2 करोड़ थी। ठीक है। और वो 3 एनबीएफसी जो हमने पढ़ी थी उसके लिए आज भी 2 करोड़ है। An auditor should obtain certificate of registration, copy of certificate of registration। पहले तो वो देखिए कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है तो क्या आपने करा लिया है,
कॉपी दे दो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की। अगर वो बोलते कि नहीं हमने अभी कराया नहीं लेकिन हमने एप्लीकेशन दे रखी है, तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन दे दो, जो भी आपने आरबीआई के साथ फाइल कर रखी होगी एप्लीकेशन, ठीक है। एवरी एनबीएफसी होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट अ सर्टेन स्पेसिफाइड परसेंटेज। जिसके पास भी पब्लिक डिपॉजिट है उसको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना पैसा वो आरबीआई बताता है। तो ऑडिटर को देखना है कि भैया उस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग हो रही है आरबीआई को नहीं, और उस ऑर्डर का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उतनी लिक्विड एसेट्स क्वार्टरली बेसिस पे मेंटेन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही, ठीक है। क्वार्टरली रिटर्न जो है वो टाइम लिमिट के अंदर सबमिट करी जा रही है एनबीएफसी के द्वारा कि नहीं करी जा रही, एंड उसको असरटेन करना है investment in prescribed liquid asset have been made and whether quarterly returns have been regularly filed, कि क्या वो इन्वेस्टमेंट कर रही है लिक्विड एसेट्स में, प्लस क्या वो क्वार्टरली रिटर्न्स टाइमली फाइल कर रही है कि नहीं कर। फिर वो देखिएगा कि भैया एनबीएफसी कौन सी है, पब्लिक डिपॉजिट वाली है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, क्या है, उसको प्रॉपरली उसने क्लासिफाई करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, ठीक है। फिर अपनी हिसाब से अगर नॉन डिपॉजिट टेकिंग है तो उसको डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए, डिपॉजिट टेकिंग है तो कितने डिपॉजिट एक्सेप्ट करने चाहिए, उसके लिए होती है क्रेडिट रेटिंग, कि भैया हर एक एनबीएफसी की एक रेटिंग है, आप पब्लिक से इतने ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप और ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्ट कराने तो आप अपनी क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाइए। कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको अलॉट करती है कि भैया आपकी एसेट की क्वालिटी कैसी है, आपकी लेंडर्स की क्वालिटी कैसी है, आपने जिनको उधार देने का क्या वो पैसे वापस देंगे कि नहीं, आपका मार्केट में नाम कैसा है, आपके पास लिक्विड एसेट्स कितनी है, ये सब चीजों को, आपका ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, ये सब चीजों को देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक एनबीएफसी को एक क्रेडिट रेटिंग देती है, तो उसके हिसाब से आपकी जितनी भी सीलिंग है आपने उसी के अंदर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखी है कि नहीं। ऑडिटर ये देखे कॉपी लेगा कि भैया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने आपको क्या रेटिंग असाइन करी थी, ठीक है। फिर उसी के हिसाब से आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे कि नहीं कर रखे। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे हुई, अगर ऊपर हुई तो आप बढ़ा सकते हो, अगर नीचे हुई तो आपको घटानी पड़ेगी, तो आपने उसी के हिसाब से अपने पब्लिक डिपॉजिट इंक्रीज और डिक्रीज करे ना, और आरबीआई को तो बता दिया ना कि आपकी क्रेडिट रेटिंग कम हो गई या बढ़ गई, ठीक है। अगर मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होगी, आरबीआई ने बोला कि भैया जिसकी इतनी ग्रेड होगी, मिनिमम ग्रेड होगी, उससे ऊपर ही, जब आप इस मिनिमम ग्रेड से ऊपर उठोगे तभी आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब एक एनबीएफसी नालायक निकम्मी जिसने इतना बेकार काम किया कि वो उसकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी नीचे चली गई, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसको अपने एक्सेस डिपॉजिट को रेगुलराइज करना चाहिए, उसको नए पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेने चाहिए, किसी भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करना है। जैसे बैंक में क्या होता है कि आप एफडी कराने जाते हो तो 5 साल अगर आपके पूरे हो तो बैंक वाले रिन्यू भी कर देते हैं उसको, ठीक है। तो आपको किसी भी एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को रिन्यू नहीं करना है जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे है। फिर एग्जिस्टिंग डिपॉजिट सिर्फ मैच्योरिटी तक चलानी है और आरबीआई के रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करना है विद इन 15 डेज। आरबीआई के रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करना है विद इन 15 डेज, ठीक है। ऑडिटर और क्या देखेगा सर, ऑडिटर देख सकता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन पब्लिक डिपॉजिट की केस में सही हुई है कि नहीं हुई, एक्सेस इंटरेस्ट तो नहीं दे दिया। अगर एनबीएफसी ने एक्सेप्ट किया है कोई डिपॉजिट या रिन्यू किया है कोई डिपॉजिट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे होने के बावजूद भी, तो ओनली आफ्टर अ रिटन एप्लीकेशन फ्रॉम द डिपॉजिटर, कि उसने सामने वाले ने लिख के दिया था कि नहीं भैया मैं अभी भी चाहता हूं कि तुम मेरा डिपॉजिट रखो, उसके बाद ही आपने एक्सेप्ट या फिर रिन्यू किया है, ठीक है। फिर क्या आपने डिपॉजिट रजिस्टर मेंटेन किया है क्या, ऑडिटर उसको टेस्ट चेक कर लेगा कि भैया जो पार्टिकुलर्स आपने एंटर करे हैं वो सही है कि नहीं, रिसीट्स के हिसाब से है कि नहीं, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है लिक्विड एसेट्स में, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है लिक्विड एसेट्स में वो सेफ कस्टडी में तो है ना, ऑडिटर ये देखेगा। आपकी जो रिटर्न्स है वो टाइमली फाइल हो रही है कि नहीं हो रही, एंड in case of NBFC not accepting or holding any public deposit, board resolution has been passed by the NBFC। अगर NBFC चाहती है कि भैया हम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे तो उसके लिए एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, तो ऑडिटर देखेगा कि भैया क्या बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया NBFC ने कि नहीं करा। प्रूडेंशियल नॉर्म्स,
प्रूडेंशियल नॉर्म्स आप कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप प्रॉपर एसेट का क्लासिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड है ना, डाउटफुल लॉस, इन सब में प्रोविजन प्रॉपर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, है ना, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म प्रॉपर टियर 1 प्लस टियर 2 कैपिटल आपकी 15% है कि नहीं है, टियर 1 10% से ऊपर है कि नहीं है, अगर गोल्ड ज्वेलरी दे रहे हो तो टियर 1 12% है कि नहीं है, ये सब चीजें ऑडिटर देखेगा। फिर an auditor should ensure that the BOD of every company, board of director of every NBFC granting an entity to grant demand or call loans shall frame and implement a policy for the company। जो भी डिमांड और कॉल लोन्स देना चाहती है, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, डिमांड और कॉल लोन्स दे सकती है कि भैया मैं तुमको लोन दे रही हूँ, जब मेरा मन करेगा, जब मैं तुमसे बोलूंगी तुमको वापस करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई थी, वो इंप्लीमेंट करी थी, वो चेक करेगा। ठीक है, वो देखेगा कि भैया एनबीएफसी ने अपने एडवांसेस को सही से क्लासिफाई किया है कि नहीं किया, प्रोविजन प्रॉपर्ली बनाया है कि नहीं बनाया, एनपीए जो एसेट्स हो गई हैं, एन ऑडिटर शुड चेक वेदर द अनरियलाइज्ड इनकम हैज नॉट। देखो यूं तो हम अक्रूवल बेसिस पे सब कुछ इनकम को क्लासिफाई करते हैं, इनकम को डालते हैं कि भैया पैसा ड्यू हो गया, आना चाहिए, तो हमने डाल दिया कि भैया वो हमारा डेटर बन गया। लेकिन अगर एनपीए है आपके एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपको पता है कि भैया डाउटफुल है पैसा आएगा कि नहीं आएगा, परफॉर्म पिछले 6 महीने से दे नहीं रहा है, तो आप अनरियलाइज्ड इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट हैज नॉट बीन टेकन इनटू P&L अकाउंट ऑन एन अक्रूवल बेसिस। उस पे जो भी अनरियलाइज्ड इनकम है उसको आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं लोगे, उसको आप सिर्फ कैश बेसिस पे लोगे। ठीक है, रियलाइजेशन बेसिस पे लोगे, यानी कि जब वो पैसा देगा उसके इनकम को आप तभी काउंट करोगे। एक चीज मेरे को और याद आई कि यहाँ पर 12 मंथ्स हो जाता है और यहाँ पर 3 मंथ्स हो जाता है। 3 मंथ तक अगर पैसे नहीं दिए इन रिस्की एरियाज वाली कंपनी में तो आप 3 मंथ्स के बाद इसको एनपीए क्लासिफाई कर दो। सही है, वो देखेगा कि भैया पिछले साल जो लोग एनपीए थे इस साल भी वो एनपीए है ना, ऐसा नहीं कि पिछले साल एनपीए थे इस साल उनको सब स्टैंडर्ड या फिर उनको बढ़िया अगर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, अगर कर दिया तो क्या उसके पैसे आ गए कि नहीं आ गए, ये सारी चीजें देखेगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी, एक एनबीएफसी में किस किस तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं। मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपका पैसा कोई आपकी एसेट कोई आपका पैसा मिस अप्रोप्रिएट कर सकता है। फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट, झूठे बिल दिखा के, झूठे चेक्स दिखा के आपसे पैसा निकलवा सकता है। Unauthorized credit facility extended for a reward for illegal gratification। हर्षद मेहता में देख रहा था मैं मूवी में जो अभिषेक बच्चन ने करी थी, उसने क्या करा, बैंक में गया, उनके बैंक के मैनेजर को गहना दिया कि भाभी जी का बर्थडे आ रहा है, वो खुश हो जाएंगी, और बैंक मैनेजर ने उसको बदले में फैसिलिटी दे दी, सैंक्शन कर दी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2 करोड़ की। तो अगर किसी को जबरदस्ती ग्रेटिफिकेशन करके, किसी की जबरदस्ती वाई करके अनऑथराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करी गई है तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है। नेग्लिजेंस से काम करा है, कैश शॉर्टेज, जो कैश गायब हो गया, चीटिंग करी है, फोर्जरी करी है, झूठे साइन करे हैं। इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, अगर आपकी कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है उसमें इरेगुलरिटीज मिलती है या फिर कोई भी और अदर तरह का फ्रॉड, उसको हम फ्रॉड में कंसिडर करेंगे। केसेस ऑफ नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एंड इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, ये वाला और ये वाला डी और एफ आर टू बी रिपोर्टेड एज फ्रॉड इफ द इंटेंशन टू चीट एंड डिफ्रॉड इज प्रूव्ड। यानी कि कैश शॉर्टेजेस और इरेगुलरिटीज, इन दो में जब आप प्रूव कर दोगे कि भैया उसकी इंटेंशन नहीं करा थी तो ये हम उसको फ्रॉड में कंसीडर करें। However, the following cases where fraudulent intention is not suspected, proof at the time of defalcation will be treated as fraud and reported accordingly. Cases of cash shortages, अगर कैश 10,000 से भी ज्यादा कम है और कैश शॉर्टेज 5,000 से कम है, लेकिन किसी बाहर के बंदे ने पकड़ लिया, मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने, एंड नॉट रिपोर्टेड ऑन द ऑकरेंस ऑफ पर्सन हैंडलिंग कैश। देखो, या तो बंदा खुद से बता कि भैया 5,000 कम है तो तुम उसको फ्रॉड नहीं माने, लेकिन अगर किसी ने पकड़ा तो 5,000 भी कम है तो भी हम फ्रॉड मान लेंगे, अदरवाइज 10,000 कम है तो हम तो पक्का फ्रॉड मानेंगे। फिर ऑडिट चेकलिस्ट की एनबीएफसी की ऑडिट करते टाइम एक ऑडिटर क्या क्या चीजें कंसीडर करेगा। In addition to the point that may be covered, companies in general are given below. NBFC इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज के लिए क्या क्या कवर करेगा, जैसे कि सबसे पहले देखेगा कि भैया सारी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो एनबीएफसी ने हेल्ड कर रखी है उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। ठीक है, सारी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो एनबीएफसी ने हेल्ड कर रखी है उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा। फिर एक और था शेयर एंड सिक्योरिटी वाला,
कहाँ है? शेयर एंड सिक्योरिटीज जो डिपॉजिटरीज के पास है, शेयर एंड सिक्योरिटीज जो भी डिपॉजिटरी के पास है, उससे कंफर्मेशन ले लेगा डिपॉजिटरी से कि भैया आपके पास कितने शेयर एंड सिक्योरिटी है नहीं। AS 13 का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया वो देखेगा। ठीक है, देखेगा कि भैया जो भी ब्रोकर्स थे उनसे जो चेक, जो बिल्स रिसीव हुए, जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रिसीव हुए, उनको टेस्ट चेक कर लेगा कि भैया स्टॉक मार्केट में उतना ही प्राइस था ना जितना उन्होंने हमको प्राइस लिख के दिया है। फिर अपने लोन के अगेंस्ट कोई भी NBFC, अपने शेयर्स के अगेंस्ट कोई भी NBFC लोन नहीं दे सकती कि भैया मेरे ही शेयर को तुम एज अ सिक्योरिटी रख दो और लोन ले जाओ, ऐसा नहीं चल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि एक NBFC ने अपना शेयर इश्यू करा, कस्टमर आया उसी का शेयर गिरवी रख के और लोन ले लिया, तो मान लो अगर वो कस्टमर कल को पैसा नहीं दिया तो आपको वो शेयर जब्त करने पड़ जाएंगे। तो अपने ही शेयर आप जब्त करोगे तो बाय बैक हो जाएगा, तो बाय बैक के लिए अलग प्रोविजंस होते हैं। ठीक है, तो आप अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट कोई भी लोन एडवांस नहीं करोगे। वेरीफाई दैट डिविडेंड इनकम wherever declared by a company has been duly received by NBFC and interest wherever due। NBFC का काम क्या है? पैसा लेना और पैसा देना, और इन्वेस्ट भी करती है NBFC। तो जो पैसा उसने इन्वेस्ट कर रखा है अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो क्या वो कंपनी को मिल गया है, NBFC को मिल गया है, ऑडिटर ये चेक करेगा। फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से करी हुई है, एडिक्वेट प्रोविजन बनाए हुए हैं मार्केट में, मार्केट वैल्यू अगर गिर जाए सिक्योरिटी उन सब के लिए, तो ये सारी चीजें आप देखोगे। ठीक है, एज एन ऑडिटर। फिर इतने कर लो, 7-8 पॉइंट बहुत है, 1 2 3 4 5। बोर्ड मिनट्स चेक कर लेगा परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना, 6 7 8। तो इतने पॉइंट्स बहुत है, इतने याद कर लो, बाकी का छोड़ दो। फिर क्या है सर? ऑडिटर्स ड्यूटी। ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? मैटर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन केस ऑफ ऑल NBFC। सभी NBFC के केस में सबसे पहले तो वो देखेगा कि भैया उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया RBI से कि नहीं करा है, क्या उस कंपनी को अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या वो कंपनी अभी भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करना एंटाइटल करती है, क्या वो कंपनी अभी भी NBFC का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, क्या उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अभी भी उसके पास होना चाहिए, ये देखेगा। whether the NBFC is meeting the required net own fund requirements as laid down in the master direction। NBFC के पास जो उसके मिनिमम नेट ऑन फंड की रिक्वायरमेंट थी क्या वो अभी भी फुलफिल हो रही है, ये देखेगा। फिर every NBFC shall submit a certificate from its statutory auditor that it is engaged in the business of NBFC। एक ऑडिटर से हर एक NBFC एक सर्टिफिकेट लेगी कि सर आप लिख के दे दो कि हम अभी भी NBFC वाला काम करें, हम अभी भी NBFC वाला काम करने के लिए एलिजिबल हैं। और वो ऑडिटर ये सर्टिफिकेट कब देगा? नॉट लेटर देन December 30। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक NBFC को लिख के देगा कि तुम अभी भी NBFC का बिजनेस ही कर रही हो, उसी के लिए एलिजिबल हो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सर्टिफिकेट कब तक देगा? नॉट लेटर देन 30 दिसंबर। फिर इन केस ऑफ NBFCs होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स वो क्या देखेगा? ऑडिटर शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। देखो ऊपर वाली चीजें तो देखेगा ही देखेगा, और क्या देखेगा कि भैया जो पब्लिक से डिपॉजिट लिए उन्होंने कैसे लिए, कैसे भी लिए, चाहे अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से लिए, अपने शेयर होल्डर से लिए, है ना, पब्लिक डिपॉजिट लिए उन्होंने कैसे भी लिए, अपनी लिमिट के अंदर लिए, जितना उनको अलाउड था अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से उतने ही लिए। एक्सेस ऑफ द क्वांटम ऑफ सच डिपॉजिट परमिसिबल टू इट अंडर द प्रोविजन ऑफ NBFC एक्ट रेगुलराइज्ड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन द सेट डायरेक्शन। अगर उन्होंने ज्यादा डिपॉजिट ले लिए तो जैसा जैसा RBI ने बोला उस हिसाब से उन्होंने उसको रेगुलराइज कर रखा। फिर क्या NBFC कहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड, अगर वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड भी फुलफिल नहीं करी फिर भी डिपॉजिट्स ले रही है? ऐसा तो नहीं है। NBFC कहीं पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं कर रही विदाउट मिनिमम ग्रेड क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा कि क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर रखी है कि नहीं कर रखी, क्या उन्होंने वो रेशियो सही से डिटरमाइन कर रखी है कि नहीं कर रखी, उन्होंने कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रखी है और फिर कह रहे हैं जी हमने तो मेंटेन कर रखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने सही से डिटरमाइन करी होनी चाहिए और कंप्लायंस भी होना चाहिए।
एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कहीं आउटस्टैंडिंग तो नहीं जितने लिमिट स्पेसिफाइड है उससे, है ना, कहीं कंपनी ने डिफॉल्ट तो नहीं किया अपने डिपॉजिटर्स को उनका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देने में, ये सारी चीजें चेक करेगा। क्या कंपनी ने टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करी है इन एनबीएस 1 टू एनबीएफसी रिटर्न्स डायरेक्शन 2016? क्या कंपनी ने टाइम टू टाइम अपनी रिटर्न फाइल करी जिस टाइम पे करनी चाहिए थी? एक सेकेंड ना। अगर कंपनी ने कोई नई ब्रांचेस खोली हैं डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, कोई एग्जिस्टिंग ब्रांच को क्लोज किया है, तो क्या उसने जो भी डायरेक्शंस थी उनका कंप्लाई किया है कि नहीं किया, ये सारी चीजें देखेगा। फिर जो कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती उनके केस में क्या देखेगा, वो सब तो देखेगा ही कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, करना चाहिए, क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, ये सब तो देखेगा ही। और देखेगा क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेजोल्यूशन पास करना है जब भी वो चाहते हैं कि भैया हम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास किया है, और अगर रेजोल्यूशन पास किया है तो उसके बाद भी क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर ली क्या पब्लिक डिपॉजिट, ये देखेगा। फिर वो देखेगा कि क्या कंपनी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लाई किया है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, प्रोविजनिंग से रिलेटेड, है ना, इन सब चीजों से रिलेटेड। फिर वो देखेगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जैसे डिस्क्लोज्ड है उतनी ही है ना, सही से कैलकुलेट की गई है ना। Whether the company has furnished to the RBI annual statement of capital fund risk asset exposure to asset risk asset ratio within this stipulated period, कि कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न जिसमें उसके फंड्स कितने हैं, उसके एसेट्स कितने हैं, उसका एक्सपोजर कितना है, ये सारी चीजें लिख के जो बतानी होती है टाइमली फाइल कर दी है ना एनबीएस 7 में। एनबीएस 7 एनबीएस 1 ये सब फॉर्म्स याद मत रखो, कोई इश्यू नहीं है। अगर वो एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी थी तो क्या वो करेक्टली क्लासिफाई हुई है क्या एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें ऑडिटर देखेगा। अगर किसी कंपनी को एनबीएफसी को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है तो क्या उसने आरबीआई से स्पेसिफिक एडवाइस ली है क्या कि भैया मेरे को सीओआर ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है, ये चीज भी दिखेगा। फिर अगर ऑडिटर ने कोई अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट दिए, ऊपर उसने इतनी सारी चीजें देखी कि भैया प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लाई किए क्या नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन किए क्या नहीं, सब चेक कर लिया। अगर उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं गड़बड़ मिली तो देखेगा कि वो अपनी अनफेवरेबल क्वालिफाइड स्टेटमेंट देगा, प्लस रीजंस भी देगा कि भैया वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको क्या क्या चीजें गलत लगी, एंड जहां पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ओपिनियन विच इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उसकी रिपोर्ट ये फैक्ट बताएगी विद रीजंस कि भैया मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। सही है, 1 मिनट दो मुझे, पढ़ो इतने।
हाँ जी, देखो लास्ट में वो देखेगा ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई। एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होता है सर? अगर ऊपर वाली किसी भी चीज में उसको कोई चीज सही नहीं लगी है, अगर ऊपर वाली किसी भी चीज में उसको कोई चीज सही नहीं लगी है तो फिर वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाएगा। और उसमें क्या क्या ऑब्लिगेशन है उसकी? सबसे पहले तो whether in case of NBFC the statement regarding any of the items referred in paragraph 3 above, ये जो इस पैराग्राफ 3 में इतनी सारी चीजें थी, इन फलानी फलानी कंपनीज में उसको कोई चीज अनफेवरेबल लगी है, कोई चीज एक्सेप्शन लगी है, अनफेवरेबल और क्वालिफाइड, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा और इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद, या तो ऊपर वाली चीज में उसको कुछ अनफेवरेबल लगा है या फिर उसको लगता है कि भैया कंपनी ने चैप्टर 3B का कंप्लायंस नहीं किया है, आरबीआई की डायरेक्शन है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाली, उसका कंप्लायंस नहीं किया है, या फिर आरबीआई की डायरेक्शन है इन तीनों चीजों को लेके। देखो इन तीनों ही कंपनीज को लेके आरबीआई की डायरेक्शन है, डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शन 2016, सिस्टमिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपोर्टेंट डायरेक्शन 2016, नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपोर्टेंट 2016, नॉन सिस्टमिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, तीनों की 2016 वाली डायरेक्शन है। इनमें से किसी का भी कंप्लायंस नहीं किया है, पैरा 3 का इन तीनों चीजों का उसने अगर कंप्लायंस नहीं किया है तो फिर वो क्या करेगा? इट शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर टू मेक अ रिपोर्ट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ सच अनफेवरेबल क्वालिफाइड स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कंप्लायंस एज द केस में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनी टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन। आरबीआई का रीजनल ऑफिस, कौन सा रीजनल ऑफिस? नॉन बैंकिंग वाला, बैंकिंग वाला नहीं, नॉन बैंकिंग वाला, उसको रिपोर्ट करेगा ऑडिटर। ठीक है। फिर ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर अंडर सब पैराग्राफ शेल बी रिपोर्ट ओनली द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन, कुछ तारीफ नहीं करेगा, कुछ ये नहीं बताया कि भैया इसने ये कंप्लाई कर रखा और ये नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन कि भैया ये फलानी फलानी चीजें उसने कंप्लाई नहीं कर रखी है, वो सब चीजें लिखेगा। कंप्लायंस से रिलेटेड कोई भी चीज को नहीं लिखेगा। ठीक है। फिर है कारो 2020, ये हमने कारो वाली वीडियो में पढ़ ही लिया था कि भैया आपके जो लोन्स एंड गारंटीज हैं वो प्री जुडिशियल नहीं होने चाहिए, शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट होना चाहिए, स्टिपुलेटेड होना चाहिए, कोई अमाउंट ओवर ड्यू है, टोटल अमाउंट मोर देन 90 डेज से ओवर ड्यू है तो आपको रिकवरी के लिए रीजनेबल स्टेप्स लेने हैं। लोन अगर रीपेबल ऑन डिमांड है तो एग्रीगेट अमाउंट कितना है, कितना प्रमोटर को दिया है, कितना डायरेक्टर को दिया है, ये सारी चीजें आप बताओगे। ये सब चीजें हमने कारो में पढ़ी थी, आप वहां से पढ़िएगा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, आपको ज्यादा बेटर चीजें याद होंगी। ठीक है। तो सेम कारो वाली कंप्लायंस, कारो वाली चीजों का कंप्लायंस फुलफिल करेगा। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी एक सीआईसी है तो अपना क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, अगर एग्जेम्प्टेड या अनरजिस्टर्ड है तो वो वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, अगर ग्रुप के पास एक से ज्यादा सीआईसीज है तो कौन सी सीआईसीज हैं जो पार्ट ऑफ ग्रुप है, ये सब चीजें देखेगा। बाकी आगे का सारा ब्लू है मेरे हिसाब से। एक ये है डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 इंडेस एंड डिवीजन 3 इंडेस एनबीएफसीज ऑफ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है एनबीएफसीज के लिए और अदर देन एनबीएफसीज के लिए, ये बता रहा है। कह रहा है कि एनबीएफसीज आर अलाउड, इनको अलाउड है टू प्रेजेंट करना आइटम ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी, कि भैया पहले कैश, फिर बैंक, फिर एटसेट्रा, फिर लास्ट में पीपी, इस तरह से आप अपना पूरा प्रेजेंट कर सकते हो, जो कि बाकी कंपनीज को अलाउड नहीं है, उनको डिवीजन 2 फॉलो करना पड़ता है। एवरी एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट कि अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर जो 1% ऑफ टोटल इनकम किससे ज्यादा है, अदर इनकम अदर एक्सपेंडिचर 1% ऑफ टोटल इनकम से अगर ज्यादा है तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। डिवीजन 2 ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर एनी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच एक्सीड्स 1% of the revenue from operation और 10 लाख whichever is higher। ये एनबीएफसी के लिए है, ये बाकी कंपनीज के लिए है, अदर कंपनीज। खाली एनबीएफसी वाला मैं हाईलाइट करता हूं, ठीक है, तो तुम्हें डिफरेंस अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। एनबीएफसी लिक्विडिटी के ऑर्डर में प्रेजेंट कर सकता है, एनबीएफसी को डिस्क्लोज करना है अगर 1% से टोटल अदर इनकम अदर एक्सपेंडिचर 1% ऑफ टोटल इनकम से एक्सीड कर जाता है,
फिर एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज अंडर रिसीवेबल डेट्स ड्यू फ्रॉम एनी एलएलपी जिसमें उसका डायरेक्टर और पार्टनर मेंबर है। फिर एनबीएफसी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कि भैया रेवेन्यू फ्रॉम अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। नोट्स में नहीं दिखाना, बाकी कंपनीज नोट्स में दिखाती है, हम एनबीएफसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को P&L के फेस पे दिखाएंगे। फिर सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड रिसीवेबल व्हिच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क एंड क्रेडिट इंपेयर्ड, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, सेपरेट डिस्क्लोजर उसका देंगे। एंड द कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अटैच्ड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हैव टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स as stipulated by the relevant statute। जो भी कंडीशंस है, रिस्ट्रिक्शन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन अटैच टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। आप कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करती है, एनबीएफसी कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करती है, उसकी जो भी कंडीशंस है, उसकी जो भी रिस्ट्रिक्शन है डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे नोट्स के अंदर, जैसा कि स्टैट्यूट बोलता है। ये एनबीएफसी का क्राइटेरिया सही है। 5 क्राइटेरिया लिक्विडिटी के ऑर्डर में दिखा सकता है, 1% होना चाहिए, 10 लाख वाला कोई क्राइटेरिया एनबीएफसी में नहीं है। फिर आपने अगर एलएलपी को लोन दे रखा है जिसमें आपका पार्टनर है, आपका डायरेक्टर कोई पार्टनर या मेंबर है, तो वो बताना है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फेस ऑफ P&L पे दिखा सकते हो। ट्रेड रिसीवेबल जहां पर ज्यादा क्रेडिट रिस्क है वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। एंड लास्ट में स्टैट्यूटरी रिजर्व्स पे आपकी जो भी रिस्ट्रिक्शन है, कंडीशन लगी है, उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इन द नोट्स। ये है डिफरेंस बिटवीन अदर कंपनीज एंड एनबीएफसीज। डिवीजन 2 डिवीजन 3 बोलते हैं इसको, शेड्यूल 3 को कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज का डिफरेंस। सही है जी। तो यहां आपका एनबीएफसी तो सर खत्म हो जाता है। जो चीजें ब्लू हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें ब्लैक है, जितनी मैंने हाईलाइट कर रखी है, रेड कर रखी है, सिर्फ उनको याद करना। मैंने ये पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि पूरा पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आप इतना नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, ना ही आपको इतना याद करना है। सही है जी। आपको सिर्फ उतना ही याद करना है, 5-6 पॉइंट्स, 1-1 2-2 लाइन आप लिख सको। इतना बड़ा चैप्टर है, इसको पूरा डिटेल में याद करने की जरूरत है ही नहीं। चैप्टर छोटा ही है लेकिन लिख बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा चढ़ा के लिख रखा है इन्होंने। तो जितना मैंने मार्क कराया है, जितना मैंने लिखा है, सिर्फ उतना याद कीजिएगा, उससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जितना ब्लू में है उसको आप रीड भी मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वो आपके काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। बैंकिंग एक हमारा छोटा सा पार्ट रह गया, इसी चैप्टर का पार्ट है। पहला बैंकिंग था, दूसरा एनबीएफसी था। एनबीएफसी हमने पूरा कवर कर लिया है। बैंकिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको मार्क करा दूंगा, जो मैं आपको करा दूंगा। अदरवाइज अब बाकी सारे बैंकिंग को स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा बैंक प्लस एनबीएफसी में, ज्यादा चांस है कि एनबीएफसी में से ही आएगा। बैंक वाला चैप्टर है 50 पेजेस का, जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फिर एक ऐसा चैप्टर जो 50 पेज का है, उसमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा क्योंकि ये टोटल चैप्टर है। देखो ये 30-35 पेज जो भी हमने अभी पढ़े एनबीएफसी वाले, फिर है एक बैंकिंग जो 50 पेज का अलग से, इन दोनों में से मिला के एक क्वेश्चन आएगा। तो एक पार्ट एनबीएफसी जिसमें से ज्यादा चांस है वो मैंने आपको करा दिया। बैंकिंग में से चांसेस थोड़े कम है, एक क्वेश्चन आएगा। उसके लिए हम पूरे 50 पेजेस नहीं पढ़ेंगे, ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो कहीं से भी पढ़ के याद करें। आपके पास ऑलरेडी बहुत सिलेबस है, तो आप उसको याद करने पे ध्यान दें, आपके एग्जाम्स आने ही वाले हैं। बैंकिंग मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा बैंकिंग के लिए, तो उसमें हमारा कोई इश्यू नहीं रहेगा। एनबीएफसी हमारा कंप्लीट हो गया, बैंकिंग की आपको वीडियो अलग से मिल जाए। ठीक है जी। तो इसी के साथ हम अपनी ऑडिट की क्लास को विराम देते हैं। आज कुछ ज्यादा ही फोन बज रहे हैं मेरे, आज मेरा बर्थडे है ना इसीलिए। तो इसी के साथ हम अपनी ऑडिट की क्लास को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको हमारी क्लासेस सही लगी होंगी, सारी चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट की 1-2 क्लासेस हम लाइव नहीं ले पाए। लास्ट की एक ही क्लासेस हमने, ये वाली क्लास हमने लाइव नहीं ली। हालांकि प्लान था ये वाली क्लास को भी लाइव लेने का, लेकिन कोई बात नहीं,
हम सब हर क्लास में मिलते ही रहे हैं और हर एक टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझा है। फास्ट ट्रैक बैच था, हमने क्वेश्चंस भी कवर किए जितने पॉसिबल थे। कॉन्सेप्ट हमने एक भी नहीं छोड़ा किसी भी चैप्टर में एक्सेप्ट फॉर दिस चैप्टर जो हम बैंकिंग छोड़ने वाले हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा हमने पूरे 19 चैप्टर्स में से कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे बहुत डर लगता था कि यार कैसे कंप्लीट होगा ये बैच टाइमली, कैसे कंप्लीट होगा ये बैच टाइमली, बट ये बैच कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ। हर एक टॉपिक के बाद मैंने आप लोगों से पूछा कि समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई डाउट दिक्कत परेशानी, और हर बार आप लोगों ने मुझे जवाब दिया। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने अगला टॉपिक करा और धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर हो गई। मैं आपको हमेशा कहता था हर एक चैप्टर के बाद, हर एक क्लास के बाद मोस्टली मैंने आपको कहा कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा कवर करते रहिए, और बहुत सारे बच्चों ने करा भी। तो सॉरी, बहुत ही ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं। चलिए जी, हम अपने आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट दिक्कत परेशानी हो कभी भी, एग्जाम तक, एग्जाम के बाद, सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिना सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप एज अ बड़ा भाई मुझे कभी भी मैसेज कीजिए। आपके पास मेरा नंबर है ही। तो हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस तो हमारी खत्म हो चुकी है, यूट्यूब पे मिलते हैं या व्हाट्सएप टेलीग्राम। ठीक है जी, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।